यह दाग दाग उजाला, यह शब गजीदा सहर, वह इंतज़ार था जिसका, यह वह सहर तो नहीं। फैज़ साहब का ये शेर, ये दाग दाग उजाला की बात कर रही हूँ मैं पढ़ना चाहती थी आज कुर्तुल एन हैदर की ये पुस्तक। पर अचानक से ये पुस्तक का पहला पृष्ठ खोलते ही जिस बात के लिए मैं बहुत समय से संजीदा थी कि ये बात मुझे आपके सामने रखनी थी, तो इसकी भूमिका डॉक्टर सादिक ने लिखी है और वो अचानक से मेरे सामने आ गई। तो जाहिर सी बात है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि पहले मैं इस बारे में बात करूं, भाषा के बारे में बात करूं, क्योंकि क्या है कि आज भाषा को लेकर हिंदी, उर्दू इन सब के बीच में बड़ा संघर्ष चल रहा है। अंग्रेज़ी, जबकि हम साहित्यकारों को किसी भी भाषा से गुरेज नहीं होना चाहिए। तो हुआ यूँ कि जब मुझे याद है, आज भी याद है कि जब मैं छोटी थी तब, क्योंकि उस समय तो जो भी पढ़ने को आता था पापा चुन के देते थे और मैं बहुत छोटे से पन से पढ़ रही हूँ, मैं आपको बता रही थी। जैसे वो प्रेमचंद की कहानियाँ आती थी, तो चाहे वो पाठ्यक्रम के कोर्स में हो या फिर हमें ऐसे पापा नॉवेल या स्टोरीज़ पढ़ने को देते थे, तो उसमें जो शब्द आते थे मुझे नहीं अंदाज़ा था कि वो उर्दू के लफ्ज़ जो हैं वो उर्दू के लफ्ज़ हैं। मैं उसे, जैसे माँ एक बच्चे को भाषा सिखाती, मैं उस तरह से उसको पढ़ती थी। भाई, इस्तेमाल करना, किवाड़ और मर्तबान, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता कि ये उर्दू लफ्ज़ थे। ये सब मैं, मतलब हिंदी ऐसे है, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं उन्हें हिंदी लफ्ज़ भी समझती थी, मैं इसे ही अपनी भाषा समझती थी और आज भी उसी भाषा में बात करती हूँ, लिखती हूँ। और लेकिन आज मुझे पता चला कि मुझसे लोगों ने टोका, आप उर्दू के लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करती हैं। तो मुझे आश्चर्य लगा, तब मुझे पता चला कि उर्दू भाषा, हिंदी भाषा अलग अलग है। तो डॉक्टर सादिक ने इसके बारे में बड़ी खूबसूरत बात कही और ये कुर्तुल एन हैदर के दाग दाग उजाला के पहले कही गई। तो मुझे लगता है कि कुर्तुल एन हैदर के बारे में बात करने से पहले मुझे इसकी भूमिका के बारे में विस्तृत रूप से आपको बताना पड़ेगा। और आज हम सिर्फ बात भाषा की करेंगे और संक्षेप में करेंगे, और उन्हीं के उससे मैंने लिया है, तो जाहिर सी बात है मैं पुस्तक हाथ में लूँगी। क्योंकि उर्दू की प्रथम मौलिक कहानी का जिक्र छिड़ते ही अक्सर लोगों की जगह पर इंशा अल्लाह खां इंशा का नाम आ जाता है। इंशा अल्लाह कृत रानी केतकी की कहानी, ये उनकी कहानी, मतलब उनका उपन्यास था। और सिल्के गौहर को उर्दू कहानी के आरंभिक चिन्ह मानने वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि उर्दू में दास्तान और कहानी दो पृथक विधाएं हैं। ये बात बहुत लोग नहीं जानते दास्तान के बारे में, वो दास्तान को ही कहानी समझते हैं। फिर दास्तान और अफसाने में भाषा और मिजाज का भी फ़र्क होता है। इस बुनियादी फ़र्क को दृष्टि में रखकर इंशा अल्लाह खां की इन दोनों रचनाओं को संक्षिप्त दास्तानें माने तो माना जा सकता है। हमें ये भी विस्मृत नहीं करना चाहिए कि कृति को दास्तान रानी केतकी और कुंवर उदय खान की शीर्षक दिया गया था, मतलब दिया उसको दास्तानी नाम था। स्पष्ट है कि दास्तान के स्थान पर यहाँ हम इसको कहानी नहीं कह सकते। तो ये फ़र्क आपको समझ में आ गया कि दास्तान क्या है और कहानी क्या है। जिन्हें उर्दू का शौक़ है वो इस चीज़ को ज़रूर सुनना चाहेंगे और ज़रूर जानना चाहेंगे। और मुझे भी पढ़ के बहुत अच्छा लगा और कई जानकारियाँ हासिल हुई। उर्दू भाषा में 19वीं शताब्दी के पहले दशक में फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध लेखक द्वारा तैयार की गई कई पुस्तकों में इसके गद्य विधा के बारे में बताया गया। प्रोफेसर इबादत बरेलवी ने हैदर बख्श हैदरी की 174 कहानियों का संकलन पेश करते हुए उसकी भूमिका में लिखा है कि इन कहानियों को पढ़ने के बाद वे इस निष्कर्ष तक पहुँचे हैं कि ये कहानियाँ न केवल उर्दू के साहित्य गद्य का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, वरन कहानी परंपरा के निर्माण में भी बड़ा महत्व रखती हैं। तो कुछ हैदरी की रचनाओं को उर्दू में कहानी विधा के आरंभिक चिन्ह अवश्य कहा जा सकता है। अब सही मायनों में देखा जाए तो उर्दू कहानी का प्रारंभ जो है सैयद अहमद खां की कहानी गुजरा हुआ ज़माना 1874 के साथ होता है। यह कहानी आज भी आलोचकों की कड़ी कसौटी के बाद खरी उतरी। अब इसके बाद गुजरा हुआ ज़माने के बाद कुछ और भी कहानियाँ आई, जैसे जाहिद और फिलासफर की कहानी ख्वाब था जो कि कुछ देखा, इस तरीके का। अब तक हुए शोधकारों के अनुसार 19वीं शताब्दी के अष्टम दशक में
उर्दू की प्रथम मौलिक कहानी प्रकाशित हुई और नवम दशक में बांग्ला भाषा में, फिर 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में उड़िया, असमिया, मलयालम भाषाओं में प्रथम मौलिक कहानियाँ लिखी गई और 20वीं शताब्दी में फिर 20वीं शताब्दी के मतलब सदी के पहले दशक में हिंदी और दूसरे दशक में गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा सिंधी भाषाओं में प्रथम मौलिक कहानियाँ प्रकाशित हुई। तो इस तरह ये है कहानी का इतिहास। अब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के पहले सज्जाद हैदर और फिर मुंशी प्रेमचंद द्वारा, अब आप देखिए हम लोग क्या मान के चलते हैं कि मुंशी प्रेमचंद हमारे हिंदी के साहित्यकार हैं। जी हाँ, बिल्कुल हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमचंद जो समय उर्दू भाषा का बोलबाला था, ये नहीं कह सकते। उसे जैसे दूध में शक्कर की तरह हिंदी उर्दू मिली हुई थी। आज हम उसे अलग अलग करके देखते हैं, हिंदी साहित्यकार, उर्दू साहित्यकार देखते, पर पहले ऐसा नहीं था। तो इसके बाद हम बताएंगे कि प्रेमचंद की जो कहानियाँ थी उसमें जो है आरंभिक कहानियों में तो रोमानियत और आदर्शवाद का पुट जो है स्पष्ट नज़र आता है और उन्होंने, आपको मालूम होगा, औरतों की समस्याओं पर ज़्यादा लिखा है। फिर उसके बाद 1917 से प्रेमचंद भी हिंदी में लिखने लगे थे, लेकिन हिंदी में लिखने का अर्थ ये नहीं कि उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल वो नहीं करते थे, उर्दू भी इस्तेमाल करते थे और खड़ी बोली भी। तो उनके लिए भाषा कोई अहमियत नहीं रखती थी कि हिंदी का हूँ मैं या उर्दू का हूँ या मैं खड़ी बोली में लिख रहा हूँ, उस सब मिला के लिखते थे और हमने उन्हें इसी रूप में स्वीकार किया है। तो यानी कोई भाषा का भेदभाव हमारे हिंदुस्तान में नहीं रहा था। अब हिंदी साहित्य के जैसे उनकी कहानी आई थी 1932 में अंगारे, इस प्रकाशन के साथ उर्दू कहानी में एक नया मोड़ आया। क्यों? क्योंकि ये उर्दू में लिखी गई थी। अब यहाँ से अंगारे के नौजवान लेखकों ने इन कहानियों के लिए और निर्भीकतापूर्वक लिखी गई हैं, धर्म और समाज की असंगतियों पर सीधा उन्होंने प्रहार भी किया है। अंगारे के विरोध में प्रचार अभियान जो चला था, उस पर सरकार ने उसे जब्त भी कर लिया था। पर इसके बाद उर्दू की कहानी ने एक नया मोड़ लिया, जिसमें अब हम आगे चलते उसमें कफन और आखिरी कोशिश जैसी कहानियाँ भी लिखी गई और फिर इसी परंपरा को सआदत हसन मंटो और इस्मत चुगताई दोनों ने अपनाया। तो इस तरह से जो उर्दू लेखक थे जिनका हिंदी में तर्जुमा किया जा रहा था और लोग शौक से पढ़ते थे, क्योंकि उन्हें वो हिंदी कहानी में उर्दू लफ्ज़ बहुत अच्छे लगते थे, वो सारे अल्फाज सबको प्रिय थे और वो उसी तरीके से उसे पढ़ना चाहते थे, उसे बदलना नहीं चाहते थे। तो जो मतलब ट्रांसलेशन भी हुआ उसमें भी उर्दू लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया था। प्रेमचंद और अंगारे के लेखकों ने नई उर्दू कहानी को जिस मंजिल तक पहुंचा दिया था, वहाँ उस तरीके से उन्होंने इस विधा को पूरी तरीके से अपना भी लिया था। अब एक आते हैं हयातुल्लाह अंसारी की कहानियों में सामाजिक यथार्थ के रूप में ज़्यादा उसकी कुरूपता मुखरित हुई थी। अब अहमद अली रशीद जहाँ और अख्तर हुसैन रायपुरी भी अपने अपने ढंग से यथार्थ चित्रण करते हैं। अहमद अली थोड़ा सा इस मामले में डिफरेंट हैं, उन्हें स्पष्ट अंदाज ज़्यादा पसंद नहीं, वो घुमा फिरा के बात को लिखते हैं। उपेंद्र नाथ अश्काय ने चट्टान शीर्षक कहानी के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाने का प्रयास किया। हंस राज रहबर की कहानियों में सामाजिक बर्बरता और आर्थिक दुर्दशा को ज़बान मिली, उसमें शोषण और अत्याचार के विरोध में बात की कही गई। अच्छा, अब राजेंद्र सिंह बेदी पंजाबी लेखक, लेकिन ज़िंदगी के अछूते पहलुओं की खोज में निमग्न रहते थे और अपनी कहानियों को बिल्कुल ईमानदारी के ढंग से पेश कर देते थे। कहानी कहने की कला पर उन्हें पूर्ण अधिकार है और वह दिलचस्पी को अंत तक बरकरार रखते थे। पर उनके साथ भी यही है कि उन्होंने भी उर्दू का इस्तेमाल किया, क्योंकि उस समय माहौल था, लोग मिलजुल कर रह रहे थे। आज़ादी से पहले की बात है, आज़ादी के बाद की बात भी काफ़ी लंबे समय तक ये सब चलता रहा। आज की बात मैं नहीं कर रही हूँ कि जब बंटवारा हो गया कि हिंदी उर्दू साहित्य का, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद अब गर्म कोट, तुलादान, ग्रहण, सिर्फ एक सिगरेट, गुलामी, लाजवंती, लम्स, पान शॉप, रहमान के जूते, अपने दुख मुझे दे दो, ये सब बेदी जी की कला का एक अद्भुत नमूना है। अब फिर प्रगतिशील कहानी का दूसरा रुझान जब आता है इनकलाबी रोमानियत का, मतलब इनकलाब भी है और रोमानियत भी है, तो इसमें कृष्णचंद्र आते हैं, अपने अहमद नदीम काज़मी आते हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास,
ये लोग धीरे धीरे फिल्मों से भी जुड़ गए थे। महेंद्र नाथ, ए हमीद, इब्राहिम जैलिस, अनवर अजीम, ये सब हिंदुस्तान में रहकर लिख रहे थे और उर्दू भाषा का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे। उर्दू साहित्य में कृष्णचंद्र का आगमन एक रूमानी कथाकार के हैसियत से हुआ। बाद में इनकी काफ़ी नावल उपन्यास मैंने भी पढ़े हैं, जिसमें कई पर फिल्में भी बनी हुई हैं। कृष्णचंद्र की वास्तविक और स्वस्थ रूमानियत क्रांतिकारी नज़रिए के साथ पेश की गई थी। कृष्णचंद्र व्यंग भी बखूबी लिखते थे। वे सामाजिक बुराइयों और निर्भीकता से अपने व्यंग का निशाना बना लेते थे। उनके बहुत सारे आधे घंटे का खुदा, अन्नदाता, जिंदगी के मोड़ आदि। उसी तरह अहमद नदीम काज़मी की कहानियों में वर्तमान व्यवस्था से ऊब और असंतोष नज़र आता है। ख्वाजा अहमद अब्बास मूलतः वैसे वो पत्रकार थे, पर विशेष शीघ्रगामी मिजाज और भावुकता के कारण उनकी कहानियाँ अक्सर सतह से ऊपर उठ जाती थी। देवेंद्र सत्यार्थी रूमानियत और हकीकत की वादियों के मुसाफिर रहे हैं। और तीसरे रुझान में अब आते हैं सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, अजीज़ अहमद, गुलाम अब्बास, खदीजा मस्तूर। इनके नाम विशेष महत्व रखते हैं। और मंटो ज़िंदगी को ना तो रूमानी दृष्टिकोण से देखते थे, ना भावुकता से काम लेते थे। यथार्थ को देखने और महसूस करने के बाद उनकी बेबाक अभिव्यक्ति और उसमें बड़ा संयम और विवेक से काम लेते थे। स्पष्ट बात भी हो जाती थी, जैसे उनकी धुआं, हतक, नया कानून, ठंडा गोश्त, काली शलवार, ये सब अभी इस पर फिल्म भी बनी है जिस पर मैंने एक आलेख लिखा था। तो वो बड़ा बिंदास लिखते थे और काफ़ी उनके खिलाफ मुकदमे भी हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर अजीज़ अहमद की कहानियाँ अपनी अलग तरीके की तकनीक रखती थी। इस्मत चुगताई जो थी वो घरेलू मामलात पर, क्योंकि वो जिस माहौल में रहती थी वो करती, मतलब पुराने तरीके के नवाबों के माहौल में रहती थी। वहाँ वो बाइयों, खानसामों और धोबी की, बर्तन वाली की, इस तरह का जो उनका चारों तरफ का माहौल था, वही उनके दोस्त संगी साथी हुआ करते थे। पढ़ी लिखी महिला किस तरीके से जहाँ भी जगह मिल जाती थी बैठ के लिखती थी। आज भी मुझे इस्मत चुगताई का वो एक तस्वीर याद आती कि वो पलंग पे औंधी होकर लिखती थी। तो इस तरीके से उन्होंने उर्दू लफ्ज़ का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, उर्दू में लिखा, ट्रांसलेट हुआ, लेकिन लफ्ज़ वो वाले वही रहे जो कि हमको समझ में आते थे। आज भी समझ में आते, हो सकता है आज की जनरेशन को नहीं आते क्योंकि वो शुद्ध हिंदी पढ़ते हैं, पर पहले उर्दू भी एक विषय था। तो सबने जी खोल के, अमृता प्रीतम, गुलजार साहब, पार्टीशन के समय की अगर बात करें, करतार सिंह दुग्गल, बलवंत सिंह, ये सारे जितने साहित्यकार हैं ये सब उर्दू वाले माहौल में थे। तो उन्होंने जम के उर्दू में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा, हिंदी में ट्रांसलेट भी हुए, पर लफ्ज़ उर्दू के बाकायदा जमे रहे और इज़्ज़त पाते रहे। आज ये बात अलग है कि दोनों को अलग अलग बांट दिया गया है। तो गुलाम अब्बास साहब ने भी कम ही कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन उनकी बहुचर्चित कहानी है आनंदी। जोगेंद्र पाल ने, फिर उसके बाद कुर्तुलैन हैदर आई, फिर उनकी शैली थोड़ी सी अलग थी। 1950 के बाद उभरने वाली पीढ़ी में रामलाल, जोगेंद्र पाल, जिलानी बानो, अनवर अजीम, देवेंद्र सर, शकील अख्तर, वाजिद तबस्सुम, गयास अहमद गद्दी, ऐसे बहुत सारे साहित्यकार आए। जोगेंद्र पाल ने जंगल, रसाई, कछुए, बाज याफ्त, हरामबे और बेमुहावरा उनकी प्रतिनिधि कहानियाँ। तो ये हमारा सारा कहानी का जिक्र चला। और 60 की पीढ़ी में आए सुरेंद्र प्रकाश, बलराज मेहरा, एवज सईद और कलाम हैदरी। और बिल्कुल नई पीढ़ी की अगर बात की जाए तो युवक कहानीकारों में उस समय, जिस समय ये भूमिका लिखी गई है, उस समय का ये युवक थे बिन रज़ाक, रफ़त तबाज़, कुंवर सैन, शौकत हयात, अनीस रफ़ी, शफ़क़ कमर हसन, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको शायद हम लोगों ने पढ़ा भी ना हो, क्योंकि हम कुछ महत्वपूर्ण फेमस नाम जिनका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा हुआ उनको हम सब ने पढ़ा है। मौजूदा दौर में फिर आई कुर्तुलैन हैदर, जो सशक्त और चर्चित कथाकार रहीं, और थोड़ा उनका लिखने का अंदाज बेबाक और थोड़ा सा माहौल उनका ऐसा था जहाँ वो रहती थी, उस माहौल में मतलब लोगों को लगता था कि ये, इस बारे में लोगों को बड़ी आपत्ति थी कि वो थोड़े से पॉश और थोड़े से, क्योंकि जो लेखक जिस माहौल में रहता है वो उस माहौल की ही बात करता है। अगर वो बहुत बड़े परिवार में, रईस परिवार में रही, पढ़ी लिखी बड़ी हुई, अंग्रेज़ी तरीके का उनका
लालन पालन हुआ, तो उन्होंने उसी माहौल को अपनी कहानी का बेस बनाकर उस पर कहानियाँ लिखी, जिस पर काफ़ी विरोध हुआ। उनकी कहानियाँ हैं जैसे आखिरी शब के हमसफ़र, सीताहरण, चाय के बाग, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, और इस तरह से आग का दरिया, ये सब कुर्तुल एन हैदर की कहानियाँ हैं। तो ये सारे सआदत हसन मंटो, कृष्णचंद्र, राजन सिंह बेदी और इस्मत चुगताई के बाद उभरने वाली नस्ल में उनका आगे का स्थान है। और कुर्तुल एन हैदर जी के बारे में मैं आगे बात करूँगी। आज हमने भाषा और कहानी पर बात की, और आप इसे ज़रूर सुनें और अपने विचार दें। नमस्कार।